अच्छा जी, अब हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बिजनेस वैल्यूएशन। आप लोगों को एक चीज़ मैंने बतानी थी कि हमारे आपको फील होता होगा कि जो स्लाइड का चैप्टर है और जो चैप्टर कोर्स में शो हो रहा है वो डिफरेंट है। तो उसकी वजह ये है कि बीपीपी ने अपने जो चैप्टर्स हैं वो मर्ज कर दिए नई वर्कबुक में। और ये पहले 20 चैप्टर्स का सिलेबस होता था जिसको उन्होंने मर्ज करके 15 में कर दिया। सिलेबस कम नहीं हुआ, कोर्स कंटेंट कम नहीं हुआ, लेकिन ये कि उन्होंने दो चैप्टर्स मर्ज कर दिए वर्किंग कैपिटल के। इसी तरह इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में एक कम कर दिया। फिर आगे आके बिजनेस वैल्यूएशन में मर्ज कर दिए दो। इसी तरह से ऊपर चैप्टर 2 और 3 मर्ज कर दिया। तो इस तरह करते करते वो अपने 20 चैप्टर्स को 19 चैप्टर को ले गए हैं 15 पे। तो इसलिए यहाँ पर आपको डिफरेंट नंबर नज़र आएगा, जबकि उधर आपको चैप्टर के ऊपर नंबर वही नज़र आ रहा है जो बीपीपी का सीक्वेंस चल रहा है। तो इसलिए आपने कुछ ऐसा एज्यूम नहीं कर लेना कि ये कोई गलत वो पैटर्न पे सिलेबस बना हुआ है। सिलेबस अपने बिल्कुल सही पैटर्न पर है और रिकॉर्डिंग भी अपने सही पैटर्न पर है और उसी सीक्वेंस में है जो बीबीबी का सीक्वेंस है। फर्क सिर्फ ये है कि इसके ऊपर स्लाइड्स के ऊपर जो नंबर शो हो रहा है वो पुराना है। अब उनकी नंबरिंग जो है वो चेंज हो गई है। ये बेसिकली अब 13 हो गया है। अच्छा जी, बिजनेस वैल्यूएशन क्या होती है? आज हमने ये डिस्कस करना है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन क्यों की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आमतौर पर बिजनेस वैल्यूएशन उस वक्त की जाती है जब कोई कंपनी किसी दूसरे बिजनेस को या किसी दूसरी कंपनी को खरीदना चाहती है, और या फिर कंपनी जो है वो किसी दूसरे बिजनेस को या किसी दूसरे कंपनी को अपने आप को सेल करना चाहती है। फिर हम देखेंगे कि बिजनेस वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। एक एसेट वैल्यूएशन बेसिस होती हैं, एक इनकम बेस्ड वैल्यूएशन है, तीसरी कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन है, और फोर्थ जो है वो वैल्यूएशन ऑफ डेट है। ओवरव्यू आपके पास हर चैप्टर का एक ही है, जिससे आपको बताने का मकसद बार बार ये होता है कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसको फोकस कर रहा है। और बिजनेस में मेन 3 तरह के डिसीजन होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो हम पढ़ चुके अब तक डिविडेंड अप्रेजल में, फाइनेंशियल डिसीजन ये भी हमने किए हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, और डिविडेंड डिसीजन किया है डिविडेंड पॉलिसी में। अब ये बिजनेस वैल्यूएशन भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही होता है। जब आप कोई कंपनी एक्वायर करना चाहते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि हम या तो मार्केट प्राइस से कुछ कम पे एक्वायर कर लें, और या फिर मार्केट प्राइस से पर एक्वायर करें। ऐसा ना हो कि हम इससे मार्केट वाइज प्राइस से ज़्यादा पे एक्वायर कर लें, जिससे हमारा कैश आउटफ्लो ज़्यादा होगा और हमारे शेयर होल्डर्स जो हैं वो हमसे एनॉय होंगे और एक का इनकरेक्ट डिसीजन कंपनी की मैनेजमेंट का हो जाएगा। इसके बाद जी सिलेबस की लर्निंग आउटकम्स क्या कहती हैं कि आपने आइडेंटिफाई एंड डिस्कस करना है रीजंस को फॉर वैल्यूइंग बिजनेसेस एंड फाइनेंशियल एसेट। आपको आइडेंटिफाई करना है इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स को फॉर वैल्यूएशन एंड डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल्स होते हैं जो कि जिसमें नेट बुक वैल्यू मेथड होगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से लिया जाता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस होती है और नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस होती है। फिर हमारे पास इनकम बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल्स है जिसमें प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड है, बहुत पॉपुलर मेथड है ये, और अर्निंग यील्ड मेथड आ जाता होता है। फिर हमारे पास कैश फ्लो मेथड आएंगे। कैश फ्लो में डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसको शेयर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए भी यूज होता है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए भी यूज होता है।
एंड द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेसिस, इसको हम मल्टी पीरियड डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी कहते हैं, कि जिसमें डिविडेंड जो है वो एक से ज़्यादा सालों के लिए पे किया जा रहा है। अप्लाई अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन मेथड्स, हमने अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन मेथड्स अप्लाई करना है। इरिडीमेबल डेट के लिए क्या होगा, रिडीमेबल डेट के लिए क्या होगा, कन्वर्टेबल डेट के लिए क्या होगा, और प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या होगा। इसके बाद आते हैं जी की मॉडल्स एंड थ्योरीज। देयर आर थ्री मेन वैल्यूएशन अप्रोचेस, एक एसेट बेस्ड वैल्यूएशन है और एक प्राइस अर्निंग रेशो है, तीसरी डिस्काउंटेड कैश फ्लो या डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन है जी हमारे पास। चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि चैप्टर लुक्स एट सेवरल वेज इन विच शेयर्स कैन बी वैल्यूड। ये जो भी हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट तरह के मेथड्स होंगे जिनको हम यूज करके वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी करते हैं। क्वेश्चन में भी एग्जामिनर जब आपसे पूछेगा तो वो डिफरेंट मेथड्स को यूज करके वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी जो है वो परफॉर्म करवाएगा और उसके ऊपर आपसे एनालिसिस या कंपैरिजन मांग सकता है। In exam question as well as in practice, it is unlikely that only one method should be used. जो मैंने अभी आपसे कहा कि different methods जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। डिफरेंट वैल्यूएशन एंड देन कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन्स कि उसके ऊपर हमने कमेंट्री करनी होगी और जस्टिफाई करना होगा कि कौन सा मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट प्राइस शो कर रहा है, एंड अ फाइनल प्राइस रीच थ्रू निगोशिएशन, और अल्टीमेटली फिर इन्हीं प्राइसिंग में से कोई एक ऐसी प्राइस होती है जो खरीदने वाली कंपनी और बेचने वाली कंपनी के दरमियान में एक वैल्यूएशन की बेसिस बनती है, या निगोशिएट करके वो प्राइस डिसाइड करते हैं। Some methods are more appropriate for valuing a small parcel of shares, other for valuing a majority holding। कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि पॉपुलर हैं जब आप कम शेयर्स बेच रहे हैं, और कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो पॉपुलर हैं जब आप ज़्यादा शेयर्स बेच रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कम शेयर्स की बेसिस पर यूज़ होते हैं, और कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो ज़्यादा शेयर्स बेचने के टाइम पर यूज़ होंगे। इसके बाद आता है जी व्हेन वैल्यूएशंस आर रिक्वायर्ड, लिस्टेड कंपनीज द सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंट हाइपोथेसिस। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि पुराने उसमें सिलेबस में नेक्स्ट चैप्टर था। अब ये आपको बीपीपी में इसी चैप्टर में ही आगे मिलेगा। implies that all public information is properly reflected in the share price। बेसिकली अभी सिर्फ आप इतनी बात समझ लें कि ये जो सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी होती है, इसका कहना ये होता है कि कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन स्टॉक मार्केट में अनाउंस हो चुकी हुई है, पब्लिक हो चुकी है, शेयर होल्डर्स को बताई जा चुकी है, वो शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रही है, वो शेयर प्राइस का हिस्सा बन गई है। अब शेयर प्राइस अगर बढ़ रहा है तो कोई ना कोई ऐसी पब्लिक इंफॉर्मेशन कंपनी ने ज़रूर अनाउंस की है। फॉर एग्जांपल वो ये हो सकता है कि कंपनी ने डिविडेंड बढ़ा दिया हो, वो ये हो सकता है कि कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल पहले से ज़्यादा कमाया है, या वो ये हो सकता है कि कंपनी की फाइनेंशियल गियरिंग में बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट आई है, या कंपनी में कोई बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रही है जो कि सक्सेसफुल, ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि या तो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, या हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, या हमारी कंपनी से रिलेटेड है, और उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर या तो ओवरऑल पॉजिटिव है, या एटलीस्ट हमारी कंपनी पर पॉजिटिव है। इसी तरह कोई न्यूज़ जो इकोनॉमी के बारे में नेगेटिव है, या हमारी इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव है, या हमारी कंपनी के बारे में नेगेटिव है, तो उस सूरत में भी उसका इम्पैक्ट शेयर प्राइस पर आएगा। जब शेयर प्राइस को आप मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो इसको कहते होते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन या वैल्यू ऑफ द कंपनी। वैल्यू ऑफ द कंपनी मींस टोटल वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन मींस टोटल कैप मार्केट वैल्यू। जब भी हम अपनी शेयर प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, एग्जामिनर आपको सवाल में क्लियरली पूछेगा कि कैलकुलेट शेयर प्राइस, तो आपने सिर्फ शेयर प्राइस ही कैलकुलेट करनी है, एक शेयर की प्राइस। लेकिन अगर वो कह देता है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द कंपनी,
तो वैल्यू ऑफ द कंपनी का मतलब है टोटल वैल्यू, वैल्यू ऑफ द कंपनी का मतलब है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसके बाद आता है देयर फॉर मोस्ट पर्पसेस such as purchase and sale of a small number of shares, the quoted price will give the share and a business valuation. Quoted price का मतलब है जो करंट मार्केट प्राइस है। स्मॉल नंबर ऑफ शेयर्स आपने खरीदने हैं तो जो मार्केट प्राइस इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है उसी पर जाके खरीदने, उसके लिए कोई निगोशिएशंस नहीं हो सकती हैं। However, if a business is being taken over by another, the buyer might perceive a different fair value price. For example, the takeover might hold strategic benefits. अब अगर हम कोई बिजनेस एक्वायर करना चाह रहे हैं, जब ये सिचुएशन आती है तो फिर शेयर प्राइस वो यूज नहीं हो सकती जो मार्केट शेयर प्राइस है। अब क्या होगा, बायर माइट परसीव अ डिफरेंट फेयर वैल्यू प्राइस। बायर ने परसीव करना है डिफरेंट फेयर वैल्यू प्राइस को। फॉर एग्जांपल द टेक ओवर माइट होल्ड स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स, और टेक ओवर जो है वो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स लेगा। तो बाय इफ अ बिजनेस इज बीइंग टेक ओवर बाय अनदर, तो वो कोई और जब इसको एक्वायर करेगा तो बायर माइट परसीव अ डिफरेंट फेयर वैल्यू प्राइस। इसके बाद आता है जी व्हेन वैल्यूएशन रिक्वायर्ड में अनलिस्टेड कंपनी के केस में क्या होगा, द कंपनी विशेस टू गो टू पब्लिक एंड मस्ट फिक्स एन इशू प्राइस फॉर इट्स शेयर। मस्ट गो टू पब्लिक, उसको पब्लिक के पास जाना होगा या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना होगा और अपनी शेयर प्राइस को फिक्स करवाना होगा। या वो क्या करेंगे कि अपने सिमिलर साइज की जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसकी शेयर प्राइस को सामने रखते हुए अपनी शेयर प्राइस को डिटरमिन कर देंगे। देयर इज अ प्लान टू मर्ज विद अनदर कंपनी। ये यूजुअली ऐसा भी होता है कि हम किसी भी अनलिस्टेड कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होना है, तो मर्जर से पहले वो अपनी बिजनेस वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू बेसिस पर या फेयर बेसिस पे करना चाहता है, सो दैट कि वो एनालाइज कर सके कि मर्ज जिस कंपनी के साथ हो रहा है क्या ये उसी के पैरेलल कंपनी है, या उससे कंपैरेटिवली कम मार्केट वैल्यू की कंपनी है, या उससे ज्यादा मार्केट वैल्यू की कंपनी है। शेयर्स आर इशूड और ट्रांसफर्ड। फिर हमने ये भी देखना होता है कि हम नए शेयर्स इशू करेंगे या शेयर्स ट्रांसफर कर देंगे टू दी एक्वायरर, या सॉरी टू द एक्वायरी, कि हम एक्वायरी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करके तो वो एक एक्विजिशन कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं हम कि हम उसके शेयर्स खरीद रहे हैं कैश दे के। शेयर्स नीड टू बी वैल्यूड फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जब आप किसी भी एक वैल्यूएशन पर जा रहे हैं तो वो वैल्यूएशन के में अगर टैक्स रिलेट कर रहा है, वो कैपिटल गेन्स टैक्स है, तो आप वैल्यूएशन में इस इम्पैक्ट को भी सामने रखेंगे कि ये मेरी टैक्स लाइबिलिटी को किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है, बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। शेयर्स आर एज प्लेस्ड एज कोलैटरल फॉर अ लोन, कि ये अनलिस्टेड कंपनी जो है वो ये भी करेंगी कि वैल्यूएशन करवा रही हैं इसलिए अपने शेयर्स की कि उन्होंने कर्जा लेना है और उनके पास कर्जा लेने के लिए अगर कोई नॉन करंट एसेट नहीं है जिसको वो मोर्टगेज या प्लेज करवा सकें, तो फिर वो एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स को प्लेज करवा देते होते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि अब वो शेयर जो हैं वो मार्केट में ट्रेड नहीं हो सकते। द कंपनी इज अ सब्सिडरी दैट इज टू बी सोल्ड। अब कंपनी या तो किसी की सब्सिडरी कंपनी है और उसको सेल करना है हमने। वैल्यूएशन अ रेंज ऑफ अप्रोचेस, वैल्यूएशन की रेंज ऑफ अप्रोचेस कौन कौन सी है जी। देयर आर सेवरल मेथड्स फॉर वैल्यूइंग आ बिजनेस, ईच गिव्स डिफरेंट वैल्यूज एंड इज सुटेबल फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। टिपिकली मैक्सिमम वैल्यू दी कैश फ्लो और अर्निंग्स अंडर न्यू ओनरशिप। हमने वैल्यू कर देना है कैश फ्लो को और अर्निंग्स को अंडर द न्यू ओनरशिप। वैल्यू द डिविडेंड अंडर द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है कि जो न्यू ओनरशिप हो जाएगी उस ओनरशिप पर
बिजनेस की क्या वैल्यू है? वैल्यू द कैश फ्लोज और अर्निंग, फ्यूचर में जो आप कमा सकते हैं उसको सामने रख के, या उसमें कितनी ग्रोथ आनी है उसको सामने रख के कैलकुलेट करते हैं मार्केट वैल्यू। और लोअर वैल्यू क्या है कि वैल्यू ऑफ द एसेट्स, जिसपे आप क्या करते हैं जी, टोटल एसेट से माइनस कर देते हैं टोटल लाइबिलिटीज को। अब इनके इन बिटवीन जो वैल्यूएशन मैकेनिज्म आता है वो आता है कि आप डिविडेंड को बेस बनाते हैं कंपनी का, और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं। मकसद कहने का ये है कि जो प्राइस अर्निंग रेशो मेथड है, आम तौर पे वो सबसे ज़्यादा बेहतर आपको वैल्यू देगा या सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा, क्योंकि उसमें आपने अर्निंग्स को बेस बना लिया है। और अगर आप अर्निंग्स की फ्यूचर की ग्रोथ रेट को इनकारपोरेट कर लेंगे तो वैल्यू ऑफ द बिजनेस और बढ़ जाएगी। जो दूसरे नंबर पे मेथड है वो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है, कि वो सेकंड नंबर पे हमें वैल्यू ऑफ द कंपनी डिटरमिन कर के देगा। और तीसरे नंबर पे टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज को हम यूज करेंगे वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैलकुलेट करने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जी, मैनी सोर्सेज एंड पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी रेलेवेंट टू बिजनेस वैल्यूएशन, थिंक ऑफ एज मैनी एग्जांपल्स एज यू कैन। अब कौन से आपके पास सोर्सेज हैं जी? इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू बिजनेस वैल्यूएशन इंक्लूड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके पास आएगा आपकी समरी ऑफ नॉन करंट एसेट्स, आपके पास है रिसीवेबल्स जिसको आप यूज कर रहेंगे क्रेडिट सेल के साथ, ताकि आपके पास एज अकाउंट रिसीवेबल पता चल जाए कि वो कितने दिनों के बाद पैसे देते हैं। अच्छा, फिर क्या सिर्फ एक ही सर्टेन डेज के बाद पे करते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो कि हमें 30 दिनों में पे कर देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 30 से 45 के दरमियान में पे करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 45 से 60 के दरमियान में पे करते हैं। इसी तरह हम इन्वेंट्री की डिटेल्स को देखेंगे कि कितनी इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है। फिर हम करंट एसेट्स को देखेंगे। फिर वैल्यूएशन ऑफ सिमिलर कंपनीज क्या है, और डिटेल्स ऑफ मैनेजमेंट टीम की क्या डिटेल्स हैं। डिटेल्स अबाउट द मैनेजमेंट के उन्होंने अपनी जो बजटिंग और कैश फ्लो फोरकास्टिंग की है वो क्या है, उनके शेयर होल्डर्स के बारे में डिटेल्स गैदर करना, मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने क्या क्या किए हुए हैं। फिर इंडस्ट्री का एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। इस इन्वेस्टमेंट को हम करते हैं तो इसका इस इन्वेस्टमेंट्स के आउटकम क्या होंगे, या कंपनी ने और कोई इन्वेस्टमेंट्स अगर की हुई हैं तो उसकी क्या पॉजिटिविटी है एक्सपेक्टेड है, या उसकी क्या पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड है। इसके बाद मेजर प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स के, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मेजर प्रोडक्ट्स कौन सी हैं या मेजर ब्रांड्स कौन से हैं। मतलब ये कि वो कौन से मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं जो जनरेट कर रही है वो कंपनी, या कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं या कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जिसके थ्रू ज़्यादा रेवेन्यू कमाते हैं, और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपैरेटिवली कम बिकती हैं और उनके थ्रू हम कम रेवेन्यू कमा रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये वो सब सोर्सेज हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस की वैल्यूएशन के लिए। इसके बाद आता है जी एसेट वैल्यूएशन। एसेट वैल्यूएशन क्या है? वैल्यू ऑफ नेट टेंजिबल एसेट। वैल्यू ऑफ नेट टेंजिबल एसेट का मतलब क्या हुआ कि आपने टोटल टेंजिबल एसेट सिर्फ लेने हैं, जिसमें प्लांट एंड इक्विपमेंट है, फर्नीचर्स हैं, मशीनरी है, कंप्यूटर्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसमें से माइनस कर देनी है टोटल लाइबिलिटीज। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो बेसिकली नेट आ जाएगा, वैल्यू ऑफ नेट टेंजिबल एसेट्स। इसको डिवाइड कर दे शेयर प्राइस के साथ। ये मेथड को बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड नहीं है, और क्योंकि इसमें जो वैल्यूएशन कैलकुलेट होती है वो सबसे लो वैल्यू है, और कभी भी कोई भी बिजनेस बेचने वाला इस लो वैल्यू पर या इस लोएस्ट वैल्यू पर शेयर पर अपने बिजनेस को नहीं बेचना चाहता। इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल शुड बी एक्सक्लूडेड। जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिसमें गुडविल भी आती है इसको हमें निकाल देना चाहिए या एक्सक्लूड कर देना चाहिए, अनलेस दे हैव अ मार्केट वैल्यू, जब तक के कोई मार्केट वैल्यू ना हो। फॉर एग्जांपल patents and copyrights which could be sold. This approach will usually give the
लोअर लिमिट ऑफ अ कंपनीज वैल्यू, जो मैंने आपसे कहा कि ये सबसे लो शेयर प्राइस बताता है जिसके ऊपर कभी भी सेलर जो है वो एग्री नहीं करेगा। एंड इट विल नॉट कैप्चर द वैल्यू ऑफ अ गुडविल, इसमें गुडविल इंक्लूडेड नहीं है, रेपुटेशन इंक्लूडेड नहीं है, ब्रांड नेम इंक्लूडेड नहीं है, कंपनी की मैनेजमेंट स्किल्स इंक्लूडेड नहीं है। ये सब चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हीं के जिनके थ्रू ही कंपनी की जो मार्केट में सेल्स रेवेन्यू बढ़ती है या अर्निंग्स बढ़ती हैं, जिसको ब्रांड नेम हम कहते हैं, उसकी अथेंटिसिटी के बगैर या उसकी रिकग्निशन के बगैर या उसकी रिलायबिलिटी के बगैर तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप ज़्यादा बड़ी सेल्स को अचीव कर सकें, ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स को अचीव कर सकें। देयर इज़ नो रीज़न वाई सेलर शुड एक्सेप्ट लेस देन द वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स, और दे वुड बी बेटर सेलिंग द एसेट piecemeal। कोई रीजन नहीं है कि सेलर शुड एक्सेप्ट द लेस देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स और दे वुड बेटर सेलिंग द एसेट piecemeal। अब जो सेलर है वो तो कभी भी लो प्राइस को नहीं चाहेगा, एक्सेप्ट लेस देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। वो क्यों लो प्राइस पे बेचेगा? क्योंकि उसे तो ये भी मालूम है कि मैं अगर अपने एसेट्स को सेपरेटली बेच दूं तो तब भी मुझे ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। तो हमेशा जो इस तरह का मेथड है वो शायद उस वक्त काम आ जाए कि जब कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, और मे बी पॉसिबल कि उस स्टेज पे भी कंपनी इसको यूज़ ना करे। अगर किसी कंपनी का कोई गोइंग कंसर्न नहीं है या कोई बैंकरप्सी हो गई है या लिक्विडेशन है, तब भी वो देखेंगे कि एसेट्स को पीस मील में बेच के, अलग अलग बेच कर, हिस्सों में बेच के डिफरेंट हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो हम ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आता है जी एसेट वैल्यूएशन। व्हाट वैल्यू शुड बी यूज्ड? हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस। हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस का मतलब है नेट बुक वैल्यू बेसिस। हिस्टोरिकल मींस परचेज प्राइस के जिस पर आपने चीज को खरीदा है, बेस्ड ऑन ओल्ड कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन, सो अनलाइकली टू गिव अ अनरियल अनलाइकली टू गिव अ रियलिस्टिक वैल्यू। दूसरी आती है जी हमारे पास रियलाइजेबल बेसिस। इफ द एसेट्स आर टू बी सोल्ड और द बिजनेस एज अ होल ब्रोकन अप, अगर तो आपने एसेट सेल करने हैं या बिजनेस एज अ होल ब्रेकअप हो गया है या डिवाइड हो गया है, नॉट रेलिवेंट इफ अ माइनॉरिटी स्टेक इज बीइंग सोल्ड, as the asset will continue in use. If the asset are to be sold or the business as a whole broken up, हमने business को different pieces में divide कर दिया, not relevant if a minority stake is made। अब ये depend करता है कि जो आपने बेचा है वो कितना बड़ा पोर्शन था। अगर तो जिस चीज को सेल आउट किया है वो एक माइनर पोर्शन था तो फिर तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस की वैल्यूएशन को फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस पोर्शन को सेल किया है वो कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अगर तो वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, बहुत उसका प्रॉफिटेबिलिटी में और कंट्रीब्यूशन में हिस्सा था, तो डेफिनेटली बिजनेस की वैल्यू को सिग्निफिकेंटली फॉल करना चाहिए और फॉल करेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर बिजनेस की वैल्यू सिग्निफिकेंटली फॉल नहीं करेगी। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, replacement cost basis, if the assets are to be used and on an ongoing basis, what would it cost to set up a similar business? रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो एसेट्स हैं वो हमने यूज करने हैं ऑन ऑन गोइंग बेसिस। ऑन गोइंग बेसिस का मतलब क्या होता है कि हमारी जो बिजनेस का गोइंग कंसर्न है, मींस हमें अगले 12 महीने अपना बिजनेस जो है वो चलते हुए नजर आ रहा है या ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे बिजनेस का गोइंग कंसर्न है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे कि ऑन गोइंग बेसिस को लेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट को लेंगे। व्हाट वुड इट कॉस्ट टू सेट अप अ सिमिलर बिजनेस? हम ये देखेंगे कि इसी तरह का हम आज बिजनेस बनाना चाहें तो वो बिजनेस कितनी वैल्यू करेगा या किस वैल्यू पर हम इसको खरीद सकते हैं या हमारा कितना इन्वेस्टमेंट होगी। तो रनिंग बिजनेस अपनी मार्केट वैल्यू पर या रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर होगा। जो बिजनेस जो है वो सेल हो रहे हैं, जिसके एसेट सेल होने हैं,
और उसको हमने डिफरेंट पीसेस में डिवाइड कर दिया है, तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि जो माइनॉरिटी स्टेक अगर बेचा गया है तो उस वो कितने का बेचा गया, और उससे बिजनेस की टोटल वैल्यू को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। एज द एसेट विल कंटिन्यू इन यूज, और बाकी जो है वो एसेट्स कंटिन्यू रहेंगे यूज में। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो कभी भी यूज ही नहीं की जाती, ये कब बेस कभी नहीं बनती है। आमतौर पे जो बेस बनती है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस ही होती है, मार्केट वैल्यू बेसिस ही होती है। अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न है तो उसकी बेस सूरत में, और अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न ना हो तो फिर हम जो वैल्यूएशन बेसिस यूज करते हैं उसको आमतौर पे कहा जाता है ब्रेकअप बेसिस। अब एसेट वैल्यूएशन कंसिडरेशंस क्या हैं जी? इज प्रोफेशनल वैल्यूएशन नीडेड, कि आपको कौन वैल्यू करेगा बिजनेस? आर ऑल लाइबिलिटीज इंक्लूडेड, सब लाइबिलिटीज इंक्लूड करेंगे? आर रिसीवेबल्स रिकवरेबल, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि रिसीवेबल्स एक बहुत बड़ा हिस्सा है करंट एसेट्स का, अगर और वही टोटल एसेट में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो फिर जो है वो किस तरीके से हम उसको वो इनकरेज कर सकते हैं कि बायर को कि वो कंपनी खरीद ले जिसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन तो आ गया है रिसीवेबल्स का। विल इन्वेंट्री सेल, क्या हम इजीली इन्वेंट्री को बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते? इज देयर अ मार्केट इनटू विच द एसेट कुड बी सोल्ड? और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहां आप बेचना चाहते हैं जिन एसेट्स को, क्या उसकी कोई एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जब भी हम कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं तो उसका कोई खरीदार होना चाहिए, उसकी कोई एक्टिव मार्केट होनी चाहिए। आर एसेट्स बीइंग यूज्ड एज सिक्योरिटी, हम एसेट्स को सिक्योरिटी के तौर पे यूज कर सकते हैं या नहीं? सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि इसको प्लेज करवा सकते हैं या नहीं, या इसको हम मोर्टगेज करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, क्योंकि हमें अगर लॉन्ग टर्म लोन लेना है तो हमें इसे प्लेज करवाना होगा। व्हाट वुड रियलाइजेशन ऑफ द एसेट कॉस्ट, और अगर हम एसेट को बेच देंगे तो बेचने की क्या खर्चा होगा, रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स कॉस्ट। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जब भी हमने एसेट वैल्यूएशन बेसिस को यूज करना होता है अपने बिजनेस को वैल्यू करने के लिए। एसेट वैल्यूएशन के यूजेस क्या क्या हैं? एज अ फ्लोर वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू है बिजनेस की। इफ द कंपनी फेल्स द एसेट कुड बी रियलाइज्ड वन बाय वन, कंपनी फेल हो जाएगी तो ब्रेकअप बेसिस होगा लिक्विडेशन के टाइम पर, और फिर वन बाय वन एसेट बेचा जाएगा। एज अ मेजर ऑफ एसेट बैकिंग, हाउ मच ऑफ कंपनीज वैल्यू इज बैक्ड बाय नेट टेंजिबल एसेट, हम मिनिमम देख लेते हैं कि कंपनी के नेट टेंजिबल एसेट्स की एक मिनिमम वैल्यू क्या है, वो हमें एसेट वैल्यूएशन मेथड से मिल जाती है। Occasionally, the value of the asset will be worth more than the going concern value of the company. For example, property revaluation can be significant. The value of the asset will be more than worth than the going concern. अगर आप अपनी प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन करेंगे तो अक्सर वो इतनी ज़्यादा हो चुकी भी होती है कि कंपनी के गोइंग कंसर्न से ज़्यादा वैल्यू उसकी एसेट्स की वैल्यू बन रही होती है, स्पेशली जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं प्रॉपर्टी की फॉर्म में, लैंड की फॉर्म में, बिल्डिंग की फॉर्म में, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, उनका कैपिटल अप्रिसिएशन हो जाता है रिवैल्यूएशन के टाइम पे। प्लांट एंड मशीनरी का या इस तरह के जो डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यूएशन का बढ़ना तो के चांसेस तो कंपैरेटिवली कम होते हैं, लेकिन ये कि जो ज़्यादा चांसेस हैं वो किस चीज़ के हैं कि जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, बिल्डिंग है, उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो गोइंग कंसर्न वैल्यू से ज़्यादा हो। If company A has high asset backing and company has B has low backing, upon a merger, the shareholder of A might manage to get a higher value for their shares as the merged company's profit will be better. A company has high asset backing and B has low.
Upon a merger, the shareholder of A might manage to get a higher value of their shares as the merged company profit will be better. मर्जर यूजुअली होता ही यही है कि हम अपनी मार्केट पावर को बढ़ाना चाहते हैं। दो कंपनीज कंबाइन होकर अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहती हैं, कंबाइन होकर अपने खर्चों को कम करना चाहते हैं और रेवेन्यूज को बढ़ाना चाह रहे हैं, कंबाइन करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, कंबाइन करके अपने इमेज को बढ़ाना चाह रहे हैं, कंबाइन करके अपनी रेपुटेशन को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। इस सब कुछ का क्या फायदा होगा? इस सब कुछ का फायदा ये होगा कि उनकी कंबाइन कंपनी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो ये एसेट वैल्यूएशन मेथड के यूजेस हैं। और ये मर्जर के फायदे हैं कि जब भी दो कंपनीज मर्ज करती हैं, और स्पेशली वो जिसकी एसेट बैकिंग हाई हो, उसको ज्यादा फायदा होगा और उसका बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा।